पति को दूध बेचने वाला समझकर छोड़ गई पत्नी। 2 साल बाद वही पति पुलिस इंस्पेक्टर बनकर पत्नी के सामने पहुंचा। फिर जो हुआ। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव की। इसी गांव में रहता था 22 वर्षीय आदित्य शर्मा। उसके पिता महेश शर्मा गांव के सम्मानित किसानों में गिने जाते थे। उनके पास लगभग 10 बीघा उपजाऊ जमीन थी और खेती के साथ साथ घर के पास उनकी एक छोटी सी डेयरी भी थी, जिससे परिवार की अच्छी आमदनी हो जाती थी। उनकी मां सुनीता शर्मा घर की जिम्मेदारी पूरे मन से संभालती थीं। यह परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मेहनत की कमाई से सम्मान के साथ जीवन जीता था। हर सुबह ठीक 5 बजे आदित्य की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। सबसे पहले वह पशुओं को चारा डालता, फिर अपने पिता के साथ दूध दुहता। सुबह के 7 बजते बजते वह बड़े बड़े दूध के कैन मोटरसाइकिल पर बांधकर गांव और पास के कस्बे में रहने वाले ग्राहकों के घर दूध पहुंचाने निकल जाता। वर्षों से लोग शर्मा परिवार का दूध लेते आ रहे थे, इसलिए हर घर में आदित्य को अपने बेटे जैसा सम्मान मिलता था। वह मुस्कुराकर सबका हालचाल पूछता, समय पर दूध देता और फिर अगले घर की ओर बढ़ जाता। लेकिन दोस्तों, आदित्य की पहचान सिर्फ दूध बेचने वाले लड़के की नहीं थी। उसके सीने में एक बड़ा सपना भी पल रहा था। वह उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनना चाहता था। दूध बांटकर घर लौटने के बाद वह ऑनलाइन घंटों पढ़ाई करता और शाम होते ही मैदान में दौड़, लंबी कूद और शारीरिक अभ्यास में जुट जाता। उधर शहर में रहने वाली रिया मल्होत्रा की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वह B.Com की छात्रा थी। उसके पिता राजीव मल्होत्रा एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट थे और मां संगीता मल्होत्रा एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका। रिया ने हमेशा शहर की चमक दमक, बड़े मॉल, कैफे और आधुनिक जीवन देखा था। वह अपने लिए ऐसे जीवन साथी का सपना देखती थी जिसकी अच्छी सरकारी नौकरी हो और जो शहर में बसना चाहता हो। इसी बीच एक रिश्तेदार के माध्यम से आदित्य का रिश्ता रिया के घर पहुंचा। उन्हें बताया गया कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे परिवार से है, खेती और अपनी डेयरी है और साथ ही पुलिस भर्ती की तैयारी भी कर रहा है। यह सुनकर राजीव जी ने सोचा कि एक बार परिवार से मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब आदित्य को इस रिश्ते के बारे में बताया गया तो उसने अपने पिता से सिर्फ एक बात कही, पिताजी, अगर लड़की और उसका परिवार मुझे मेरी सच्चाई के साथ स्वीकार करें तभी यह रिश्ता आगे बढ़ाइए। मैं अपने काम या अपनी मेहनत को छिपाकर कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। उस समय आदित्य को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही सच्चाई एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। रिश्ते की बात आगे बढ़ने के बाद रविवार का दिन तय हुआ। राजीव मल्होत्रा अपने परिवार के साथ आदित्य के घर आने वाले थे। मोहल्ले में यह खबर फैलते ही शर्मा परिवार ने किसी दिखावे की तैयारी नहीं की। महेश शर्मा का मानना था कि रिश्ता झूठ या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास से बनता है। घर की साफ सफाई हुई, आंगन में चारपाइयां बिछा दी गईं और सुनीता शर्मा ने अपने हाथों से चाय नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। दोपहर करीब 11 बजे राजीव मल्होत्रा, उनकी पत्नी संगीता और बेटी रिया गांव पहुंचे। शहर की चमक दमक में पली रिया पहली बार किसी ऐसे गांव में आई थी जहां चारों तरफ हरियाली, खुले खेत और सादा जीवन दिखाई देता था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। घर बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। आंगन में बंधी भैंसें और गायें देखकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। औपचारिक बातचीत शुरू हुई। महेश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग खेती करते हैं और अपनी छोटी सी डेयरी भी है। भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है। आदित्य मेरा हाथ भी बटाता है और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन वह वर्दी जरूर पहनेगा। राजीव मल्होत्रा ने आदित्य से उसकी पढ़ाई, तैयारी और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से पूछा। आदित्य ने बिना किसी बनावट के हर सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, मैं मानता हूं कि सपना बड़ा है, लेकिन जब तक वह पूरा नहीं होता तब तक परिवार की जिम्मेदारी निभाना भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं खेती और डेयरी के काम में पिताजी की मदद करता हूं। मुझे अपने काम से कभी शर्म नहीं आई। आदित्य की बातें सुनकर राजीव जी प्रभावित हुए। उन्हें लड़के में आत्मविश्वास और ईमानदारी साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर रिया चुपचाप बैठी सब कुछ सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि परिवार अच्छा है, लड़का भी समझदार लगता है और कुछ समय बाद अगर पुलिस की नौकरी लग गई तो जीवन भी ठीक रहेगा। उसने ये मान लिया कि डेयरी का काम सिर्फ परिवार का व्यवसाय है जिसे घर के लोग मिलकर संभालते होंगे।
कुछ देर बाद दोनों परिवारों ने आदित्य और रिया को अलग बैठकर बात करने का अवसर दिया। आदित्य ने सबसे पहले कहा, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहें तो बेझिझक पूछिए। मैं रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ से नहीं करना चाहता। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस बात पर है? आदित्य ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मेहनत पर। क्योंकि किस्मत कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। रिया ने सिर हिलाया। उसे आदित्य का जवाब अच्छा लगा। दोनों की बातचीत कुछ देर और चली। किसी ने बड़े बड़े वादे नहीं किए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के स्वभाव को समझने की कोशिश की। घर लौटते समय राजीव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी से कहा, लड़का बहुत अच्छा है, परिवार भी संस्कारी है, मुझे यह रिश्ता सही लग रहा है। रिया ने भी कोई विरोध नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, निर्णय आपका है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह फैसला आगे चलकर दोनों की जिंदगी को ऐसी राह पर ले जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों परिवारों की सहमति के बाद कुछ ही महीनों में आदित्य और रिया की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो गई। गांव में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त सभी इस नए रिश्ते की शुभकामनाएं दे रहे थे। महेश शर्मा और सुनीता शर्मा ने रिया का अपनी बेटी की तरह स्वागत किया। रिया भी मुस्कुराते हुए सबके बीच घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। शादी के शुरुआती 2-3 दिन हंसी खुशी में बीत गए। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा, इसलिए रिया को गांव की दिनचर्या को समझने का ज्यादा अवसर नहीं मिला। चौथे दिन सुबह लगभग 5 बजे आंगन में हलचल शुरू हुई। महेश शर्मा पशुओं को चारा डाल रहे थे और आदित्य उनके साथ दूध दूहने में लगा हुआ था। कमरे में सो रही रिया की आंखें भी आवाज सुनकर खुल गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा। आदित्य पूरी लगन से काम कर रहा था। उसे लगा कि शायद आज कोई खास बात होगी, इसलिए सब जल्दी उठ गए हैं। वह फिर कमरे में आकर तैयार होने लगी। करीब 7 बजे उसने दोबारा बाहर झांका। इस बार उसने देखा कि आदित्य बड़े बड़े दूध के कैन मोटरसाइकिल पर बांध रहा है। महेश शर्मा उसे कह रहे थे, बेटा आज अस्पताल वाले शर्मा जी के यहाँ 2 लीटर दूध ज्यादा दे देना, कल उन्होंने फोन किया था। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है पिताजी, मैं दे दूंगा। ये सुनकर रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने सोचा था कि डेयरी का मतलब सिर्फ परिवार का कारोबार होगा, लेकिन यहाँ तो आदित्य खुद रोज घर घर दूध पहुंचाने जाता था। ये बात उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा सवाल जरूर पैदा हो गया। करीब 1.5 घंटे बाद आदित्य वापस लौटा। उसने नाश्ता किया और फिर अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ गया। दोपहर में वह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था और शाम को मैदान में दौड़ने भी गया। रिया यह सब देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि आदित्य मेहनती है और अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। फिर भी उसके मन में सुबह वाला दृश्य बार बार घूम रहा था। कुछ दिन और बीत गए। अब रिया धीरे धीरे गांव की दिनचर्या समझने लगी थी। हर सुबह वही क्रम दोहराया जाता। आदित्य 5 बजे उठता, पशुओं की देखभाल करता, दूध दूहता और 7 बजे मोटरसाइकिल से सप्लाई के लिए निकल जाता। उसके बाद पढ़ाई और शाम को शारीरिक अभ्यास। वह बिना शिकायत के हर दिन यही दिनचर्या निभाता था। एक शाम रिया ने धीरे से पूछा, तुम रोज खुद दूध देने जाते हो? आदित्य ने सहजता से कहा, हाँ, जब तक नौकरी नहीं लगती पिताजी का हाथ बटाना मेरी जिम्मेदारी है। इस काम ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है, मुझे इससे कभी शर्म नहीं हुई। रिया ने मुस्कुराकर बात तो वहीं खत्म कर दी, लेकिन उसके मन में अब 2 दुनियाएं टकराने लगी थीं। एक तरफ आदित्य की ईमानदारी और मेहनत थी, दूसरी तरफ उसका अपना सपना, जिसमें उसने हमेशा अपने पति को किसी सरकारी नौकरी या बड़े शहर की जिंदगी के साथ देखा था। उसे अभी यह एहसास नहीं था कि मन में उठे ये छोटे छोटे सवाल आने वाले महीनों में एक ऐसी दूरी पैदा करेंगे जो उनके रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। शादी को लगभग 3 महीने बीत चुके थे। अब रिया गांव के माहौल में तो ढल गई थी, लेकिन उसके मन की उलझन हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। आदित्य का व्यवहार आज भी पहले जैसा ही था। वह रिया का पूरा सम्मान करता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता और पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभाता। महेश शर्मा और सुनीता शर्मा भी उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानते थे। घर में किसी तरह का झगड़ा या तनाव नहीं था, लेकिन रिया के मन में एक ऐसी खामोश बेचैनी जन्म ले चुकी थी जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही थी। एक दिन रिया अपनी कॉलेज की 2 पुरानी सहेलियों से मिलने शहर गई। बातचीत के दौरान एक सहेली ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ जीजा जी क्या करते हैं? कहीं नौकरी लग गई या अभी तैयारी चल रही है?
रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने धीरे से कहा, अभी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और घर की डेयरी का काम भी संभालते हैं। दूसरी सहेली ने बिना सोचे हंसते हुए कहा, मतलब सुबह सुबह दूध भी पहुंचाते हैं। यह सुनते ही रिया के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके मन को वह छोटी सी बात अंदर तक चुभ गई। सहेलियों ने शायद मजाक में कहा था, मगर रिया ने उसे अपनी इज्जत से जोड़ लिया। उस दिन के बाद रिया पहले जैसी नहीं रही। वह बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना करने लगी। सोशल मीडिया पर अपनी सहेलियों की तस्वीरें देखती, जिनके पति बड़े शहरों में नौकरी कर रहे थे। फिर उसे हर सुबह आदित्य का दूध के कैन लेकर निकलना याद आ जाता। धीरे धीरे उसके मन में यह भावना बैठने लगी कि उसकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। आदित्य ने भी रिया के बदले हुए व्यवहार को महसूस किया। पहले जो रिया उसके साथ बैठकर बातें करती थी, अब अक्सर चुप रहने लगी। एक शाम उसने प्यार से पूछा, रिया क्या बात है? कुछ दिनों से तुम बहुत खोई खोई रहती हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। रिया ने पहले तो कहा, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके कहा, आदित्य क्या तुम यह दूध पहुंचाने का काम बंद नहीं कर सकते? आदित्य ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? रिया ने नजरें झुकाकर कहा, लोग बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे पति घर घर दूध पहुंचाए। आदित्य कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, रिया मैं यह काम शौक से नहीं, जिम्मेदारी से करता हूं। जब तक मेरी नौकरी नहीं लगती, मैं पिताजी का साथ नहीं छोड़ सकता। जिस काम ने हमारे परिवार को सम्मान से जीना सिखाया, उसे मैं बोझ या शर्म की चीज कैसे मान लूं? रिया के पास उस समय कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके मन की उलझन खत्म भी नहीं हुई। उसे लगा कि आदित्य उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, जबकि आदित्य को लगता था कि रिया मेहनत की इज्जत करना भूल रही है। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन पहली बार उनके बीच खामोशी ने जगह बना ली थी। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी खामोशी आने वाले दिनों में उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार बनने वाली है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। शादी को लगभग 8 महीने हो चुके थे। आदित्य की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया था। सुबह डेयरी का काम, दिन में पढ़ाई और शाम को शारीरिक अभ्यास। दूसरी ओर रिया का मन अब गांव और इस जीवन से पूरी तरह उचटने लगा था। वह अक्सर अपने मायके जाने की बात करने लगी। महेश शर्मा और सुनीता शर्मा समझते थे कि नई बहू को गांव के माहौल में ढलने में समय लगता है, इसलिए उन्होंने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। एक दिन रिया के पिता राजीव मल्होत्रा अपनी बेटी से मिलने गांव आए। उन्होंने देखा कि घर का माहौल सामान्य है, लेकिन रिया पहले जैसी खुश नहीं दिख रही। जब वह शाम को कुछ देर के लिए रिया के साथ अकेले बैठे, तो रिया की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे अपने मन की सारी बातें बता दी। उसने कहा, पापा, आदित्य बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं इस जिंदगी के साथ खुद को जोड़ नहीं पा रही। हर सुबह उन्हें दूध पहुंचाने जाते देख मुझे लगता है कि मेरी सोच और मेरी जिंदगी दोनों अलग हैं। राजीव मल्होत्रा ने उसे समझाया, बेटी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। आदित्य जैसा ईमानदार लड़का हर किसी को नहीं मिलता। थोड़ा धैर्य रखो, उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। रिया ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसका मन अब भी नहीं बदला। कुछ दिनों बाद आदित्य का पुलिस भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम आया। वह परीक्षा पास कर चुका था। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। महेश शर्मा ने मिठाई बांटी और गांव वालों ने भी आदित्य को बधाई दी। अब उसे शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की तैयारी करनी थी। आदित्य पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मंजिल अब दूर नहीं है, लेकिन रिया के मन में खुशी से ज्यादा एक ही बात घूम रही थी, अगर इस बार भी नौकरी नहीं लगी तो। एक रात उसने आदित्य से साफ शब्दों में कहा, मैं शहर में रहना चाहती हूं। अगर तुम्हें पुलिस की नौकरी मिलने में अभी कई साल लग गए तो मैं यह जीवन नहीं जी पाऊंगी। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, रिया, मंजिल बस सामने है, मुझे थोड़ा और समय दे दो। मैं वादा नहीं कर सकता कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं। रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले ही सप्ताह वह कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। आदित्य ने सोचा कि शायद परिवार के साथ समय बिताकर उसका मन शांत हो जाएगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और रिया वापस नहीं आई। एक शाम आदित्य ने उसे फोन किया। रिया ने धीमी आवाज में कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि हम दोनों की सोच और जीवन के सपने बहुत अलग हैं। शायद साथ रहकर भी हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे।
फोन कटने के बाद आदित्य लंबे समय तक खामोश बैठा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस रिश्ते को उसने पूरी ईमानदारी से निभाया वह अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में रिया ऐसा फैसला लेने वाली है जो दोनों की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। रिया के मायके जाने के लगभग 1 महीने बाद दोनों परिवारों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की। महेश शर्मा और सुनीता शर्मा खुद शहर जाकर रिया से मिले। राजीव मल्होत्रा और संगीता मल्होत्रा भी चाहते थे कि किसी तरह यह रिश्ता बच जाए। सबने रिया को समझाया कि आदित्य मेहनती है, ईमानदार है और उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन रिया का फैसला अब बदलने वाला नहीं था। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं आदित्य का सम्मान करती हूं, लेकिन मैं इस जीवन के साथ खुश नहीं रह सकती। अगर हम दोनों साथ रहे तो शायद पूरी जिंदगी एक दूसरे को दुख ही देंगे। आदित्य ने जब यह बात सुनी तो उसने किसी पर गुस्सा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर रिया को लगता है कि मेरे साथ रहकर उसे खुशी नहीं मिलेगी तो मैं उसे रोककर उसकी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। कुछ महीनों की बातचीत के बाद दोनों ने आपसी सहमति से कानूनी रूप से अलग होने का फैसला कर लिया। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई रिया को गलत कह रहा था तो कोई आदित्य की किस्मत को दोष दे रहा था। लेकिन आदित्य ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने खुद को पूरी तरह अपने लक्ष्य में झोंक दिया। अब उसकी दिनचर्या पहले से भी अधिक कठिन हो गई थी। सुबह 5 बजे उठकर डेयरी का काम करना, दूध पहुंचाना, फिर घंटों पढ़ाई, शाम को मैदान में दौड़ और रात तक तैयारी। कई बार थकान इतनी होती कि खाना खाते खाते ही आंख लग जाती, लेकिन अगले दिन फिर वही जोश लेकर उठ खड़ा होता। महेश शर्मा अक्सर कहते, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आदित्य मुस्कुराकर जवाब देता, पिताजी अभी आराम कर लिया तो सपना अधूरा रह जाएगा। कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। उस दिन पूरा परिवार मोबाइल पर वेबसाइट खुलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आदित्य ने अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए स्क्रीन पर ही टिक गईं। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर SI के पद पर हो चुका था। महेश शर्मा ने बेटे को गले लगा लिया। सुनीता शर्मा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। जिन लोगों ने कभी उसके दूध पहुंचाने वाले काम का मजाक उड़ाया था, वही आज उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। कुछ दिनों बाद आदित्य ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। ट्रेन में बैठते समय उसने एक बार अपने गांव की तरफ देखा। यही वह जगह थी जहां उसने मेहनत करना सीखा था, जहां उसने हार के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। उसने मन ही मन एक बात दोहराई, मेहनत कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। उधर शहर में रिया को भी आदित्य के चयन की खबर मिली। उसने समाचार तो सुन लिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे लगा कि शायद यह सिर्फ शुरुआत है और उसकी जिंदगी अब अलग रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। आदित्य ने पुलिस प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया और अलग अलग थानों में अपनी ईमानदारी और अनुशासन के साथ सेवा की। वह कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं करता था और न ही किसी दबाव में गलत फैसला लेता था। वर्दी पहनकर जब पहली बार इंस्पेक्टर आदित्य शर्मा ने अपने नए थाने का कार्यभार संभाला तो महेश शर्मा की आंखें गर्व से भर आईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज साबित हो गया कि मेहनत का रास्ता भले लंबा हो, लेकिन मंजिल सबसे ऊंची होती है। सुनीता शर्मा ने बेटे की आरती उतारी और भगवान का धन्यवाद किया। गांव में भी लोग आदित्य की सफलता की चर्चा कर रहे थे। वही लोग जो कभी उसे दूध के कैन लेकर जाते देखते थे, अब अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे थे। उधर रिया की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। तलाक के बाद वह अपने माता पिता के साथ ही रहने लगी। उसने एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी। नौकरी अच्छी थी, लेकिन मन में सुकून नहीं था। कई बार जब वह सुबह ऑफिस के लिए निकलती तो उसे आदित्य की बातें याद आ जाती। मेहनत कभी छोटी नहीं होती। उस समय उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि उसने इंसान की जगह उसके काम को देखकर फैसला किया था। एक शाम ऑफिस से लौटते समय रिया ने सड़क किनारे एक दूध वाले को देखा। वह अपने बेटे के साथ दूध बांट रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने आदित्य की तस्वीर घूम गई। उसे याद आया कि आदित्य कभी अपने काम से शर्मिंदा नहीं हुआ। शर्म तो उसे खुद आती थी। पहली बार
उसके दिल में गहरा पछतावा हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अगर उस समय मैंने थोड़ा धैर्य रखा होता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। उसी रात उसने इंटरनेट पर आदित्य का नाम खोजा। कुछ ही सेकंड में एक समाचार उसकी स्क्रीन पर दिखाई दिया। ईमानदार कार्यशैली के लिए इंस्पेक्टर आदित्य शर्मा सम्मानित। खबर के साथ वर्दी पहने आदित्य की तस्वीर भी थी। रिया लंबे समय तक उस तस्वीर को देखती रही। उसकी आंखों से अनायास आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि उसने जिस इंसान को केवल उसके वर्तमान के आधार पर परखा था, वही आज अपने संघर्ष और मेहनत से सम्मान की नई पहचान बना चुका था। अगले दिन उसने अपने पिता राजीव मल्होत्रा से कहा, पापा, शायद मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। राजीव जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, कुछ फैसलों का दर्द समय बीतने के बाद समझ आता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। रिया चुपचाप बैठी रही। उसके मन में एक ही इच्छा बार बार उठ रही थी, काश एक बार आदित्य से मिलकर अपनी गलती के लिए माफी मांग पाती। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसकी यह इच्छा बहुत जल्द पूरी करने वाली है, लेकिन जिस जगह उनकी मुलाकात होगी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिनों बाद रिया अपनी कंपनी के एक जरूरी काम से शहर के दूसरे साइड में जा रही थी। रास्ते में उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी। उसे कोई ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन स्कूटी कई जगह से टूट चुकी थी और कार चालक बिना रुके वहां से निकल गया। आसपास मौजूद लोगों ने सलाह दी कि वह पास के थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराए। वह धीरे धीरे थाने के अंदर पहुंची। ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उसकी बात सुनी और कहा, मैडम, आप अंदर इंस्पेक्टर साहब से मिल लीजिए, वही आपकी शिकायत दर्ज करेंगे। रिया ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आइए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर सामने बैठे अधिकारी पर पड़ी। वर्दी पर चमकते 3 सितारे, मेज पर रखा नेम प्लेट और उस पर लिखा नाम, इंस्पेक्टर आदित्य शर्मा। रिया के कदम वहीं रुक गए। कुछ पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। 2 साल पहले जिस इंसान को वह छोड़कर चली गई थी, आज वही पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठा था। आदित्य ने भी नजर उठाई। उसने रिया को तुरंत पहचान लिया। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं, लेकिन अगले ही क्षण आदित्य ने अपने चेहरे पर वही शांति और पेशेवर व्यवहार बनाए रखा। बैठिए, उसने सामान्य स्वर में कहा। रिया धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह शिकायत बताना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। आदित्य ने फाइल खोलते हुए पूछा, क्या हुआ है? आराम से बताइए। रिया ने किसी तरह पूरी घटना बताई। आदित्य ने ध्यान से उसकी बात सुनी, जरूरी जानकारी लिखी और तुरंत संबंधित पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई जाए और वाहन की पहचान की जाए। पूरी बातचीत के दौरान आदित्य ने एक बार भी पुराने रिश्ते का जिक्र नहीं किया। उसके व्यवहार में न गुस्सा था, न ताना और न ही कोई अहंकार। वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। रिया यह सब देखती रही। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, जिस इंसान को मैंने उसके काम की वजह से छोड़ दिया था, वही आज भी पहले जैसा शांत, ईमानदार और सम्मान देने वाला है। बदला तो सिर्फ उसका पद है, उसका स्वभाव नहीं। शिकायत दर्ज होने के बाद रिया उठकर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। आदित्य किसी दूसरी फाइल में व्यस्त हो चुका था। रिया की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, आदित्य, अगर आपके पास 2 मिनट हों तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आदित्य ने फाइल बंद की और शांत स्वर में कहा, अभी मैं ड्यूटी पर हूं। अगर बात व्यक्तिगत है तो शाम को कार्यालय का समय खत्म होने के बाद मिल सकते हैं। रिया ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। थाने से बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि आज 2 साल का बोझ उसके दिल पर पहले से भी ज्यादा भारी हो गया है। अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, शाम की वह मुलाकात, जहां उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती स्वीकार करनी थी। शाम के 6 बज चुके थे। थाने का काम लगभग खत्म हो चुका था। अधिकांश पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके थे। आदित्य अपनी मेज पर बैठा दिन भर की फाइलें देख रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आइए, आदित्य ने बिना सिर उठाए कहा। दरवाजा खुला। सामने रिया खड़ी थी। सुबह के मुकाबले उसके चेहरे पर और भी ज्यादा झिझक और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठिए।
कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। आखिरकार रिया ने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में बोली, मैं शिकायत के लिए नहीं आई हूं, मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने आई हूं। आदित्य चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, 2 साल पहले मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हारे चरित्र को नहीं, तुम्हारे काम को देखा। मुझे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। मैं यह भूल गई कि कोई भी मेहनत छोटी नहीं होती। उसने कांपती आवाज में आगे कहा, आज जब तुम्हें इस मुकाम पर देखा तब समझ आया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या काम से नहीं, उसकी सोच और मेहनत से होती है। अगर समय वापस मिल जाए तो मैं कभी वह फैसला नहीं लूंगी। आदित्य ने कुछ क्षण तक उसकी ओर देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, रिया, तुम्हें पता है, उस समय सबसे ज्यादा दर्द मुझे तलाक से नहीं हुआ था। दर्द इस बात का था कि जिस इंसान से मैंने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, उसे मेरी मेहनत पर भरोसा नहीं था। कमरे में फिर कुछ पल की खामोशी छा गई। आदित्य ने आगे कहा, लेकिन इन 2 सालों में मैंने एक बात सीखी है, अगर इंसान अपने मन में नफरत लेकर चलता है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए मैंने बहुत पहले ही तुम्हें माफ कर दिया था। यह सुनते ही रिया की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने पहली बार राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसके दिल पर रखा वर्षों पुराना बोझ हल्का हो गया हो। कुछ देर बाद आदित्य ने कहा, जिंदगी किसी एक फैसले पर खत्म नहीं होती। तुम भी अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जियो। अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूर हमारे हाथ में है। रिया ने धीरे से पूछा, क्या कभी हम फिर से पहले की तरह? आदित्य ने उसकी बात बीच में नहीं काटी। वह कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, यह फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। यह सिर्फ हमारा नहीं, दोनों परिवारों का भी मामला है। सबसे पहले भरोसा वापस बनना जरूरी है। रिया ने सिर झुका दिया। उसे समझ आ गया कि टूटे हुए रिश्ते जुड़ तो सकते हैं, लेकिन उन्हें समय और विश्वास दोनों चाहिए। उसी रात रिया ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। दूसरी ओर आदित्य ने भी पहली बार अपने माता पिता से उस मुलाकात का जिक्र किया। दोनों परिवारों ने महसूस किया कि 5 साल पहले जो रिश्ता अहंकार और गलतफहमी की वजह से टूटा था, शायद अब समझदारी और परिपक्वता के साथ फिर से जुड़ सकता है। लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी था, और वह फैसला दोनों परिवारों की मौजूदगी में होने वाला था। कुछ दिनों बाद राजीव मल्होत्रा ने महेश शर्मा को फोन किया। 2 साल बाद दोनों परिवारों की पहली मुलाकात तय हुई। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी, लेकिन बीते हुए समय की खामोशी सबके दिलों में साफ दिखाई दे रही थी। रविवार की सुबह राजीव मल्होत्रा, संगीता और रिया शर्मा परिवार के घर पहुंचे। महेश शर्मा ने हमेशा की तरह उनका सम्मान के साथ स्वागत किया। कुछ देर तक सामान्य बातें होती रहीं। फिर राजीव जी ने धीमी आवाज में कहा, महेश जी, 5 साल पहले जो हुआ उसका हमें भी दुख है। शायद हम अपनी बेटी को सही समय पर सही बात नहीं समझा पाए। महेश शर्मा मुस्कुराए और बोले, जो बीत गया उसे बदलना किसी के बस में नहीं है। अगर हम उसी में उलझे रहेंगे तो भविष्य भी खो देंगे। ये सुनकर रिया की आंखें भर आईं। वह उठी, सुनीता शर्मा के पास गई और उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, मां, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका दिल भी दुखाया और इस परिवार का भी। सुनीता शर्मा ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, गलती हर इंसान से होती है बेटी, लेकिन अपनी गलती मान लेने का साहस हर किसी में नहीं होता। इसके बाद रिया आदित्य की ओर मुड़ी। उसने कहा, मैं कोई दूसरा मौका मांगने नहीं आई थी, मैं सिर्फ अपनी गलती स्वीकार करने आई थी। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी जगह बची हो तो मैं इस बार रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हूं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आदित्य ने अपने माता पिता की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोला, 2 साल पहले हमारा रिश्ता गलतफहमी और अधूरी समझ की वजह से टूटा था। आज अगर हम फिर से साथ आते हैं तो यह फैसला समाज को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझ कर लेना होगा। रिया ने बिना देर किए कहा, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी या पहचान से नहीं, तुम्हारे चरित्र से देखूंगी। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। उसने पहली बार आगे बढ़कर रिया का हाथ थाम लिया और कहा, रिश्ते भरोसे से बनते हैं। अगर भरोसा दोनों तरफ से हो तो उन्हें दोबारा भी जिया जा सकता है। दोनों परिवारों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में आदित्य और रिया ने
सादगी के साथ दोबारा विवाह किया। इस बार न कोई दिखावा था और न कोई बड़ी रस्म, सिर्फ विश्वास, सम्मान और एक नई शुरुआत थी। समय के साथ रिया ने भी गांव और शहर के बीच संतुलन बनाना सीख लिया। वह अक्सर लोगों से कहती, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती किसी इंसान को उसके काम से आंक कर की थी। आज मैं हर युवा से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मेहनत करने वाले व्यक्ति का कभी मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वही मेहनत एक दिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। आदित्य आज भी जब कभी छुट्टी के दिन गांव आता तो अपने पिता के साथ डेयरी में जरूर हाथ बटाता। इंस्पेक्टर बनने के बाद भी उसने कभी अपने पुराने काम से दूरी नहीं बनाई। जब गांव के बच्चे उससे पूछते, सर क्या आपको दूध पहुंचाने में शर्म नहीं आती, तो वह मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, जिस काम की कमाई ने मुझे पढ़ाया उसी काम से शर्म कैसी। इंसान छोटा अपने काम से नहीं, अपनी सोच से होता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। किसी भी मेहनतकश इंसान की इज्जत कीजिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन अच्छा चरित्र और ईमानदार मेहनत हमेशा इंसान को ऊंचा उठाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।